हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका। तो अब हम जो है 9th क्लास के सारे हाफ ईयरली के चैप्टर्स के वन शॉट लेके आ रहे हैं। आपको एक बार में ही पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस लेक्चर में हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इंडिया, साइज एंड लोकेशन, और ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स पूरी सोशल साइंस के कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आओ और ऐसे लेक्चर्स देखो और अपना पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करो ना। हर चैप्टर का वन शॉट आएगा, ओके। और हम जल्दी 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 फटाफट जो है पूरा सिलेबस भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या पढ़ने वाले हम भाई? हम पढ़ने वाले हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, इंडिया की क्या साइज, उसकी क्या साइज है भाई, हमारा भारत देश है ना, क्या साइज है उसकी, ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद उसकी लोकेशन कहाँ है भाई, है ना, कहाँ पे लोकेटेड है, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो भाई सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो। स्कैनर दिया हुआ है, इसको स्कैन करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ताकि आपको फटाफट जो है नोट्स मिल सके। तो आप हमारे चैनल पे जाके नोट्स जो है ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो भाई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंडिया। इंडिया क्या है भाई? इंडिया एंशिएंट सिविलाइजेशन है हमारी दुनिया की, मतलब बहुत पुरानी है ना, बहुत पुराने टाइम से कंट्री है हमारी इंडिया। बहुत काफी सालों से हमारी कंट्री इंडिया जो है वो प्रेजेंट है हमारे वर्ल्ड में, राइट, है ना। और कहते हैं भाई जो इंडिया में आज के पाकिस्तान और इंडिया को मिला के, अगर जो आज का पाकिस्तान है उसको भी जोड़ दो और इंडिया तो है ही है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, वेरी फेमस सिविलाइजेशन, बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, वो भी इंडिया में प्रेजेंट थी, है ना। तो इंडिया बहुत एंशिएंट टाइम से लोकेटेड है ना, वर्ल्ड में इंडिया बहुत एंशिएंट टाइम से है। तो अचीव्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पर जो इसने जो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस की है ना, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखें, अगर मॉडर्न टाइम में देखें, तो इंडिया की जो प्रोग्रेस हुई है इकोनॉमिकली। अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब पैसों में प्रोग्रेस करना, राइट। कि इंडिया ने जो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, उसने अपनी कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशन जो उसने सुधारी है, वो लास्ट पिछले 50 सालों में सुधारी है। स्पेशली कब भाई? जब हम देखें, जब हमारी इंडिपेंडेंस मिल गई हमको 1947 के बाद, जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिया क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद भाई 5 ईयर प्लान्स वगैरह स्टार्ट हुए थे, है ना। 5 ईयर प्लान्स वो लेके आते थे डेवलपमेंट के लिए कि भाई हमें इस सेक्टर में डेवलप करना है, हमें एग्रीकल्चर में, हमें एजुकेशन में, हमें इकोनॉमिकली डेवलप करना है। तो इंडिया का जो एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, मतलब इंडिया का जो विकास हुआ है, वो पिछले 50 सालों में हुआ है। रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और इंडिया ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की भी है। ऐसा नहीं है कि हमारी इंडिया ऐसे है उसने प्रोग्रेस नहीं की, नहीं। उसने खेती बाड़ी, वही एग्रीकल्चर की फील्ड में, उसने इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसने टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी लेके आई। भाई हमारे पास बहुत सारी अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी आ रही हैं, डेवलप हो रही है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी लेके आया इंडिया और बहुत ज्यादा उसने इकोनॉमिकली भी डेवलप किया है। तो इंडिया ने क्या किया? रिमार्केबली उसने डेवलपमेंट शो की है ना, एग्रीकल्चर की फील्ड में किया है उसने, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया है भाई बहुत सारी। मतलब इंडिया इज, अभी वो डेवलप्ड नहीं कंट्री की कैटेगरी में नहीं आई। देखो बेटा मैं बता देती हूँ, 2 कैटेगरी होती है, एक तो होती है भैया डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज, और एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी होती है। ठीक है, तो हमारी जो इंडिया है वो आती है डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में। ठीक है, किस कैटेगरी में आती है? डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में हमारी इंडिया आती है। ठीक है, तो भाई हमारी इंडिया डेवलपमेंट करती जा रही है, और कुछ सालों बाद इंडिया भी जो है आ ही जाएगा, डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट
अब हम देखेंगे भैया लोकेशन इसकी, ठीक है। सबसे पहले लोकेशन, तो कहाँ लोकेटेड है इंडिया? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, चलो ठीक है, ये हो गया अर्थ, ठीक है। अर्थ के बीच में होता है इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं, ये होता है क्या, इसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है, दिस इज इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है वो जो पूरा वर्ल्ड है ना, पूरा जो अर्थ है, पूरा ग्लोब है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब जो हमारा इंडिया है वो कहाँ लोकेटेड है? वो बेटा ऊपर वाले पार्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो इंडिया कहाँ लोकेटेड है? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ठीक है। अब एक और चीज बता दूं, हमारे ग्लोब पे या हमारे अर्थ पे ना इमेजिनरी लाइंस, जैसे इक्वेटर भी ऐसा नहीं है कि भाई एक्चुअली में एक लाइन है, नहीं, इमेजिन किया है कि चलो ठीक है ये 0 डिग्री, ताकि जो ज्योग्राफी है हम इजीली पढ़ सके, है ना, जो कॉन्सेप्ट्स है हम उनको इजीली अप्लाई कर सके, उनको पढ़ सके, इसके लिए। तो 0 डिग्री इज इक्वेटर, ऐसे ही बहुत सारी दूसरी लाइन्स भी हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ये जो लेटी हुई लाइन्स है इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। और इसमें ही जो खड़ी हुई लाइंस होती हैं, जो ऐसी वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो इनकी भी वैल्यू होती है। हम अब सिर्फ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ इंडिया पे ही रहेंगे, ठीक है, ओके। तो जो हमारे इंडिया का लैंड है, जो हमारी इंडिया का लैंड है, वो उसके लैटिट्यूड्स कितने हैं? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है, और लॉन्गिट्यूड्स हैं इसके 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक, ठीक है। तो ईस्ट साइड, ठीक है, यहां पे भी एक 0 डिग्री होता है, तो इसके इस साइड वाले पोर्शन को हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस साइड वाले पोर्शन को कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हमारा इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनली अगर हम देखें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो ईस्ट साइड, ईस्ट डायरेक्शन लगेगा, और यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो नॉर्थ डायरेक्शन लगेगा। तो इसलिए लैटिट्यूड्स में हमने वैल्यू में नॉर्थ लगाया है और लॉन्गिट्यूड्स में हमने ईस्ट लगाया है, तो ये इसकी हो गई वैल्यू, ओके। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में तो आ ही जाता है। हमारी इंडिया को एक कर्क रेखा जो है डिवाइड करती है, ठीक है, हमारे इंडिया से कर्क रेखा पास होती है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, सॉरी नॉर्थ, ओके। तो ये याद रखना है कि हमारी इंडिया में से कौन सी लाइन पास होती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ये एक क्या है बेटा? लैटिट्यूड है ये, ठीक है, ये एक लैटिट्यूड है, ओके। तो हमारी इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है एंड दिस इज अ लैटिट्यूड, इसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ओके। ये कंट्री को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, कंट्री को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये लाइन कौन सी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉट इक्वेटर, इक्वेटर वर्ल्ड को करती है, ठीक है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। और हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को करती है। याद रखना है बच्चा, है ना। इन साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, अब इंडिया के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में कौन कौन से आइलैंड्स हैं? तो भाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, ओके। कहां? बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, ठीक है, याद रहेगा। तो कौन कौन से आइलैंड्स हैं? तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में है कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। भाई फैक्ट से पूरा चैप्टर ना बेटा, कुछ उसमें कुछ डिफिकल्ट या कुछ वो नहीं, बस ये बताया है कि हमारी लोकेशन कहाँ है इंडिया की, उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, यही सब। बहुत इजी चैप्टर, ठीक है, वेरी इजी चैप्टर। अब डू यू नो आ जाता भाई। तो भाई सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, है ना, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे साउथ पॉइंट जो है इंडिया का, वो क्या है?
वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि उसके साथ क्या हुआ था, जब सुनामी आई थी 2004 में, तो ये इंदिरा पॉइंट जो है वो सबमर्ज हो गया था, वो डूब गया था सी में। ठीक है, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई कैसे, कन्याकुमारी क्यों नहीं है, ये तो भाई सबसे साउथ में। पर बेटा, इंडिया की जो टेरिटरीज है ना, हमारी इंडिया सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक या अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक ही नहीं सीमित है, हमारे पास कुछ आइलैंड्स भी है ना, तो उस आइलैंड को सदर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब वो भी हमारी इंडियन टेरिटरी में आता है, तो उस आइलैंड को मतलब भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडियन टेरिटरी का है वो है, याद रखना है इसको, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है जो कि जब सुनामी आई थी 2004 में, वो सबमर्ज हो गया था सी वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साइज के बारे में, इंडिया की साइज के बारे में बात करेंगे। तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना जो है स्क्वायर किलोमीटर है हमारी इंडिया में। ओके, जस्ट अ सिंपल फैक्ट है ये। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, सेंटेंस से मैं बताती हूँ। वर्ल्ड में जितना भी लैंड एरिया है, पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड एरिया है, उसको हम 100% मान लें। उस 100% में से 2.4% इंडिया के पास है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 100% होगा लैंड एरिया। ओके, तो उस 100% में से पूरे वर्ल्ड में जितना लैंड एरिया है, उसमें से 2.4% जो है वो इंडिया के पास है। ठीक है, तो इंडिया में जो लैंड है दैट इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। याद है? समझ आया? आई गेस समझ आ गया होगा। इजी बेटा, इजी। सोशल साइंस में आप सिर्फ समझ लो कि क्या लिखा है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, सब समझाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ठीक है, अगर साइज में देखो तो 7th नंबर पे आती है इंडिया। फैक्ट याद रखना है इसको। ठीक है, जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की दैट इज 15,200 किलोमीटर। ठीक है, जो पूरा जो लैंड बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन क्या होती है बेटा? ऐसा लैंड जो वाटर से टच है ना, जो सी ओशन से टच है। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, वही जो आप ट्राइंगल वाला एरिया देखते हो, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, दैट विल बी द कोस्ट लाइन। और इसमें जो निकोबार और अंडमान आइलैंड्स है, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स वगैरह हैं, इनकी भी कोस्ट लाइन अगर हम मिला दें तो उसकी कितनी लेंथ है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है भाई इसकी लेंथ। ओके, ठीक है, अब भाई हम देखेंगे जो इंडिया है, इंडिया में भैया हिमालयाज हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं भाई। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जो हमारे हिमालयाज है ना, वो क्या है? वो फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स कैसे होते हैं? तो सीधी सी बात है, जब चलो इजी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ मैं। जैसे एक ये लैंड है, ठीक है, जब नीचे से, जस्ट आप समझो, डोंट गो इन दिस डीप, आपको इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, बट बस फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं मैं आपको बस बता देती हूँ। ठीक है, तो भाई यहां से भी जब अंदर से प्रेशर लग रहा है, ठीक है, धरती के अंदर, और यहां से भी प्रेशर लग रहा है, तो जो लैंड होता है ना, वो ऐसा फोल्ड होता जाता है। क्या होता जाता है? ऐसा फोल्ड होता जाता है, ऐसा फोल्ड होके ऐसे ऊपर 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 होता जाता है, और ऐसे जो है माउंटेन्स बना लेता है। तो ऐसे माउंटेन्स जब लैंड ऐसा फोल्ड होके ऊपर हो जाता है, उसको हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो जो हमारे हिमालयाज हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स है, और ये बहुत यंग है बेटा। यंग क्यों भाई? कि अभी अभी बने। अब अभी अभी बने मतलब ये नहीं कि भाई 5-6 साल पहले बने, नहीं, बहुत टाइम, मतलब कंपेयर करें अगर हम दूसरे माउंटेन से, तो हिमालयाज जो है वो यंग माउंटेन से, यंग और फोल्ड माउंटेन से। ठीक है, तो वो हमें भाई नॉर्थ वेस्ट में भी देखने को मिलेंगे, नॉर्थ में देखने को मिलेंगे, और नॉर्थ ईस्ट। तो जो नॉर्थ वाला जो एरिया है, वहां पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है भैया, दो हम वो देखेंगे, अरेबियन सी भी है हमारे पास, वाटर बॉडी है ना, और बे ऑफ बंगाल भी। अब बे ऑफ बंगाल कहाँ है? ईस्ट साइड है। ठीक है, ये जो कोस्ट लाइन है
तो इस साइड ईस्ट साइड है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट साइड है अरेबियन सी। ओके, ये याद रखना है, ठीक है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 30 डिग्री समथिंग का है, ठीक है, कि लैटिट्यूड्स और जो लॉन्गिट्यूड्स जो कनेक्ट होते हैं, जो जितने ही हमारा इंडिया कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री करता है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट, अब ये याद रखना बेटा, जो इंडिया का ठीक है, जो इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट वाला जो स्ट्रेच है, ठीक है, वो स्मॉलर लगता है, वो स्मॉलर लगता है देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ठीक है। ओके, तो इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट जो है वो स्मॉलर है देन नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट। ओके, डू यू नो वाली चीज आ जाती है, ठीक है। तो गुजरात से बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज है ये, देखो इसमें तो जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में, ठीक है, यहां पे मान लो ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। गुजरात है वेस्ट में, यहां पे मैं मान लो ये गुजरात है, ठीक है। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट में हो गया गुजरात, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है और जो टाइम का डिफरेंस है, डिस्टेंस नहीं कह रही हूं, जो टाइम का डिफरेंस है, डिस्टेंस तो मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है, आए मेरे मुंह से निकल गई, ओके चलो ठीक है। तो जो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस फिर से कह रही हूं मैं, जो डिफरेंस है, जो टाइम डिफरेंस है वो करीबन 2 आवर्स का है, ठीक है। कितना है? 2 आवर्स का है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो टाइम डिफरेंस है मतलब 2 आवर्स का। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैम ने ऐसा क्या बोल दिया मैं बताती हूँ। मतलब अगर यहां पे 6 बजे धूप आ रही है ना, अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में जो धूप है वो 8 बजे दिखाई देगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई गुजरात में 8 बज रहे हैं तो यहां पे 6 बज रहे होंगे या ऐसा कुछ नहीं है, टाइम सेम रहेगा क्योंकि हमारी एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। जैसे जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना बेटा, वो हमारा टाइम डिसाइड करता है, ठीक है। तो जो एक लॉन्गिट्यूड को हम अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं, जैसे बहुत बड़ी कंट्री हो तो उसमें हम बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स को फॉलो करते हैं, पर इंडिया में सिर्फ एक लॉन्गिट्यूड को फॉलो किया जाता है, दैट इज 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से निकलती है, तो इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होगा, जो टाइम कैलकुलेट किया जाएगा, वही पूरी इंडिया में फॉलो किया जाता है। पर जो अरुणाचल प्रदेश है वो ईस्ट में है, तो वहां पे जो सूरज है वो जल्दी निकल आता है और गुजरात तक रोशनी, मतलब सूरज की जो एकदम धूप वाली रोशनी जो है पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग जाते हैं। तो टाइम सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे अगर 6 बजे धूप दिख रही है हमको अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में 6 बजे सुबह क्या होगा, अंधेरा होगा, ठीक है। तो करीबन 2 घंटे लग जाते हैं। ओके, 2 घंटे का जो है टाइम डिफरेंस जो है चलता है। ओके, ठीक है। ओके, चलो आगे फिर पढ़ेंगे भाई इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया को हम वर्ल्ड के साथ देखेंगे भाई, ठीक है। तो इंडिया is a land mass, it have a central location between the east and the west Asia। हमारी इंडिया की जो लोकेशन है वो सेंट्रल है, ठीक है, ना ईस्ट एशिया में है ना वेस्ट एशिया में, सेंट्रल लोकेशन है उसकी। कहाँ है? सेंट्रल लोकेशन है, ठीक है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में साउथवर्डली यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एशिया है जो पूरा एशिया है उसके साउथ साइड में हमारी इंडिया प्रेजेंट है। ओके, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स व्हिच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। इसमें कुछ नहीं है, जो इंडिया का रूट है, जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है, जो इंडिया का जो इंडियन ओशियन का जो रूट है वो क्या करता है, वो यूरोप को और
किसको कनेक्ट करता है? यूरोप को वेस्ट साइड से कनेक्ट करता है और ईस्ट एशिया के कंट्रीज को कनेक्ट करता है और एक अच्छी लोकेशन देता है। मतलब हमने आप हिस्ट्री में भी देखा होगा कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं, जो पोर्चुगीज हैं, इन लोग यहाँ आए थे, है ना, क्यों? कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है ना। ओशन, जो इंडिया की लोकेशन है ना, वो ऐसी है कि वहां से यूरोपियंस भी इजिली पहुंच सके और ईस्ट एशिया के लोग भी जो है वो इजिली पहुंच सके। तो एक सेंट्रल लोकेशन हो जाती है इंडिया की, कहीं बीच में से ऐसी लोकेशन है तो वेस्ट से भी लोग आते हैं और ईस्ट से भी लोग आते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया का जो ओशनिक रूट है वो इंडिया को एक सेंट्रल लोकेशन देता है, जिसकी वजह से वेस्ट से यूरोप कनेक्टेड है और ईस्ट एशिया भी कनेक्टेड है ईस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट, तो डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. कुछ नहीं है इसमें, बस इतना है कि वेस्ट एशिया जो है ना, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप वेस्टर्न कोस्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्टेड है। ओके, इतनी चीज आपको याद रखने की। इंडिया का जो ये लोकेशन है, तो वेस्टर्न कोस्ट, ये जो अरेबियन सी वाला एरिया होगा इसको हम कहेंगे वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो यहां से कौन कौन से कनेक्टेड है? वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप कनेक्टेड है और ईस्टर्न कोस्ट हो जाएगा बे ऑफ बंगाल वाला साइड, ठीक है। तो यहां से कौन कौन से कनेक्टेड हैं? यहां से साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया कनेक्टेड है। Okay, no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. मतलब इंडिया जितनी ज्यादा कोस्ट लाइन टच करती है, इंडिया की जितनी ज्यादा कोस्ट लाइन इंडियन ओशन को टच करती है, कोई किसी और कंट्री की नहीं करती, और इसलिए जो इंडिया की लोकेशन है इंडियन ओशन में, उसकी वजह से एक कंट्री के नाम पे एक ओशन का नाम पड़ा है ना। जैसे हम देखते हैं पैसिफिक ओशन, पैसिफिक कोई कंट्री है नहीं ना, अटलांटिक कोई कंट्री है नहीं ना, तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, बट वी हैव इंडियन ओशन। तो एक कंट्री के नाम पे हमारे देश का जो नाम है, इंडिया का जो नाम है, उसके नाम पे एक ओशन का नाम पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन। ओके, आगे। अब भाई ये एक बड़ा अच्छा फैक्ट है, जब स्विस कैनाल खुला, ठीक है, जब स्विस कैनाल खुला 1869 में ओपन हुआ, तो इंडिया का जो डिस्टेंस था यूरोप से वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। तो पहले भैया ज्यादा टाइम लगता था, अब स्विस कैनाल ओपन हो गया था तो लोग जो है जल्दी इजिली आ सकते थे यूरोप से इंडिया तक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट भाई ये 7 लार्जेस्ट कंट्रीज के लिखे हैं, तो भाई सबसे लार्जेस्ट है रशिया, सबसे लार्जेस्ट है रशिया, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती कनाडा, फिर आती है भैया कनाडा, फिर आता है यूएसए, यूएसए इज 3rd लार्जेस्ट, फिर आती है चाइना, चाइना इज 4th लार्जेस्ट, फिर आती है ब्राजील, ठीक है, फिर आती है ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया अच्छी खासी बड़ी है भैया, फिर आती है हमारी इंडिया, ठीक है। सो इंडिया इज गुड इनफ, मतलब अच्छी लार्ज कंट्री में से मानी जाती है। भाई कुछ कुछ कंट्रीज तो छोटी छोटी हैं हमारे इंडिया का, जो जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा की बराबरी कुछ कुछ कंट्रीज है। अब सोचो भाई इंडिया तो काफी बड़ी है ना, कितने सारे स्टेट्स हैं, इंडिया वेरी डाइवर्स। बट आई एम गोना टेल यू, इंडिया जो है ना, इट इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। आपको कितने सारे लैंग्वेज वाले पीपल मिल रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग कल्चर है जिनका, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग भाई हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पे, है ना, ठंड भी है और एक साइड भाई बहुत गर्मी भी है। तो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, वेरी 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 डाइवर्स कंट्री, ठीक है। तो भैया देखो इंडिया का ये स्टैंडर्ड मेरिडियन दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि कहां से पास होता है? मिर्जापुर से पास होता है, मिर्जापुर से पास होता है। कहां लोकेटेड है ये? यूपी में है, और ठीक है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है और इसके हिसाब से ही इंडिया का टाइम
फॉलो किया जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। मतलब ये जब ओशियन से लोग आए है ना इंडिया में, जो यूरोपियंस हैं वो ओशियन के थ्रू आए, तो सिर्फ तभी से इंडिया में लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं। जो इंडिया पहले से ही लोगों को ट्रेड के लिए ना बहुत अट्रैक्ट करती थी, इंडिया के पास बहुत, कहते थे ऐसे नहीं कहते थे इंडिया सोने की चिड़िया है, नहीं भाई, इंडिया में बहुत अच्छा ट्रेड हुआ करता था। तो सिर्फ जब मैरीटाइम कोस्ट मतलब कॉन्टैक्ट्स, मतलब ये है कि भाई जो ओशियनिक रूट्स की मदद से जो आते हैं, ठीक है, ओशियनिक कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, तो इनके डेवलप होने के पहले ही इंडिया में जो है पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे, उसके लैंड रूट से। ठीक है, इंडिया का जो लैंड रूट है ना, हम देखेंगे माउंटेन में भी थोड़े थोड़े पैसेजेस होते हैं, तो वहां से लोग आते थे, है ना, तो लोग आते थे। तो लैंड रूट्स जो है इंडिया के, वो बहुत टाइम से भाई बहुत पुराने हैं, ओल्डर देन द ओशनिक रूट्स। तो बहुत सारे, देखो हमने बोला ना मैंने कि बहुत सारे पासेस, जो माउंटेन्स है ना, तो माउंटेन्स के बीच बीच में पैसेजेस होते हैं, तो बहुत सारे हमें पैसेजेस देखने को मिलते हैं नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पैसेजेस हैं जिनके थ्रू जो है लोग आ सकते हैं ट्रेड करने के लिए, है ना। इन्वेजन्स भी उन्हीं पैसेजेस से हुआ, जो बाहर के ये जो आए गजनवी, गौरी, ये लोग जो आए ना, ये लोग इन्हीं पैसेजेस के थ्रू आते थे और इन्वेड भी करते थे इंडिया को, है ना। तो भाई बहुत सारे जो पैसेजेस हैं, जो माउंटेन्स में जो बहुत सारे पैसेजेस हैं, उनकी वजह से बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, है ना, और बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, इंडिया को क्या किया, एक्सप्लोर किया, इंडिया का कल्चर भी देखा, ट्रेड भी किया यहाँ पे, है ना। और भाई ये जो ओशियनिक रूट्स जो है वो तो बाद में डेवलप हुए, पहले तो भाई लैंड रूट्स ही चलते थे, है ना। तो इट इज वेरी ओल्ड, पुराने हैं। दीज रूट्स हैव हेल्प्ड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अब देखो भैया, जब अगर मैं अभी दिल्ली में हूं अगर, ठीक है, और मैं अगर साउथ जाऊंगी, तो कुछ साल अगर मैं वहां रहूंगी, तो मुझे वहां के कल्चर की कुछ, मान लो कुछ थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी आने लगेगी, है ना। मुझे वहां का भैया इडली डोसा बनाना भी आने लगेगा, मैं थोड़ा सा कहते हैं ना अडेप्ट हो जाऊंगी कल्चर में, राइट। तो हम जब दूसरी जगह जाते हैं ना, तो हमें वहां के कल्चरल ट्रेड्स जो है हमें आ जाते हैं ना, हम अडेप्ट कर लेते हैं। तो भैया जब ये ओपन हुए, इन रूट्स की वजह से क्या हुआ, आइडियाज एक्सचेंज हुए, है ना। लोग आते थे, यहाँ के लोगों से बातें करते थे, उनके आइडियाज में आपस में एक्सचेंज होता था, कल्चर एक्सचेंज होते थे। तो ये जो चेंज हुआ, जो एक्सचेंज हुआ, ये होता रहा, ठीक है, एंशिएंट टाइम से ये चला आ रहा है। जैसे ideas of Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals, the decimal system, thus could reach many parts of the world. जो उपनिषद थे, जो रामायण, जो पंचतंत्रा की स्टोरीज, ठीक है, इंडिया के जो न्यूमेरल्स, डेसिमल सिस्टम, ये सब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंच पाया। कैसे पहुंच पाया, इन लैंड रूट्स की वजह से, है ना। लोग आए, यहाँ पे रहे, उन्होंने यहाँ पे सीखा भाई, देखा, फिर जब वो वापस अपने देश गए, जहां से भी वो लोग आए थे, वहां पे उन्होंने इस चीज को बताया। तो जो हमारे आइडियाज थे, जो आइडियोलॉजीज थे, जो हमारा कल्चर था, वो डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच पाया। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. बेटा merchandise कुछ नहीं है, merchandise समझ लो कि products, मतलब products या goods, ठीक है। तो भाई इंडिया मसालों के लिए बहुत फेमस हुआ करता था, है ना। तो भाई मसाले तो खोजने आए थे, तो मसाले, है ना, मसलिन, और भाई अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया से दूसरे वर्ल्ड कह रही हूँ मैं, एक ही वर्ल्ड है हमारा, दूसरे
कंट्रीज में जो है ले जाए जाने लगे। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द, अब भाई देखो जैसे हमारा कल्चर वहां जा रहा है तो वहां के लोग आ रहे हैं, तो उनका भी कल्चर हम थोड़ा भाई यहाँ रहेंगे तो हम उनसे इन्फ्लुएंस होंगे, उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो यही चीज हमें हमारे इंडिया में भी देखने को मिलती है, ग्रीक स्कल्पचर जो है ना, तो वो उससे हम जो है ना इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, जैसे जो हम ये जो डोम्स देखते हैं, जो मीनार्स देखते हैं, ये सब कहाँ का है, ये सब वेस्ट एशिया का है ना। ये वेस्ट एशिया से जो लोग आए, ये इस आर्किटेक्चर का ये आइडिया लेके और हमारे इंडिया में भी बने इस आर्किटेक्चर पे, इस आइडिया पे ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाई गई, और आज भी हम मीनार्स वगैरह, डोम्स वगैरह, ये सब हम अपनी कंट्री में देखते हैं, अलग अलग पार्ट्स में हम देखने को हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद इंडिया के नेबर्स भाई, जैसे आप आपके घर में रहते हो, आपके आसपास में बहुत सारे नेबर्स रहते हैं ना, ऐसे ही इंडिया के भी भाई कुछ कुछ नेबर्स हैं, वो भी अकेले नहीं भाई, उसको भी भाई आस पड़ोस के लोग चाहिए, है ना। तो कौन कौन है, तो इंडिया ऑक्यूपाइज इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। तो सबसे पहले उसकी पोजीशन कहाँ है, साउथ एशिया में है। ठीक है, एशिया देखो कॉन्टिनेंट्स है भाई, कॉन्टिनेंट्स है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया के भी साउथ वाले पोर्शन में हमारी इंडिया लोकेटेड है, तो उसकी लोकेशन कहाँ होगी, साउथ एशिया में। ठीक है, तो भाई 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करती है, मतलब इंडिया के अब नेबर कौन कौन है। तो इंडिया का नेबर है भाई पाकिस्तान, तो सबको याद रहता है ना, सबसे ज्यादा तो मुंह पे चढ़ा रहता है लोगों के पाकिस्तान, तो पाकिस्तान है भाई, अफगानिस्तान है, ठीक है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब इंडिया के नेबर्स हैं। ठीक है, उसके पड़ोसी हैं। ओके, आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी, हमारे जो साउथ में नेबर्स हैं, सी जब हम क्रॉस करते हैं, कौन है भाई, श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, ये 2 आइलैंड कंट्रीज हैं बेटा। कौन सी कंट्रीज हैं, आइलैंड। आइलैंड किसको कहते हैं, एक ऐसा लैंड एरिया है और आजू बाजू पानी है। ठीक है, आजू बाजू पूरे में पानी है और बीच में एक लैंड है, तो ऐसे कंट्रीज को हम क्या कहते हैं, आइलैंड कंट्रीज। ठीक है, ओके, इनको हम कहते हैं आइलैंड कंट्रीज। तो हमारे साउथ में कौन कौन से नेबर्स हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है भैया, और कुछ कुछ ये ना चैनल से सेपरेट है, इंडिया से टच नहीं करते हैं, ये टच नहीं करते हैं। जो लैंड बाउंड्री इंडिया जिनसे शेयर करती है वो तो ये है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश। इनसे जुड़ा हुआ है इंडिया, लैंड जो इंडिया का है इन कंट्री से टच करता है, पर ये है तो नेबर्स पर थोड़ी दूरी पे है ना, इनके बीच में कोई स्ट्रेट आ जाता है, भाई सी है ना, तो इसलिए ये टच नहीं करते, बट ये इंडिया के नेबर्स हैं, है ना, अक्रॉस द सी। ओके, क्वेश्चन अगर आए तो भाई लैंड बाउंड्री जो टच करते हैं वो ये सब हैं, और अक्रॉस द सी जो उसके नेबर्स है साउथ में वो ये सब है। ठीक है, तो भाई छोटे छोटे चैनल्स ऑफ सी से ये सेपरेटेड है, पाक स्ट्रेट है जिनका नाम, और गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ओके, ठीक है, और जो मालदीव्स है वो कहाँ लोकेटेड है, लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट भाई ये मैप दिया है, ये बढ़िया सारी कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पूरा मैप है जहां पे जो अलग अलग अलग, अलग हमारे क्या हैं, जो नेबर्स हैं, है ना, उनको शो कर रहा है। तो भाई ये पाकिस्तान हो गया, है ना, पाकिस्तान भैया ये वाली बाउंड्री जो है इसको यहाँ टच कर रहा है। अफगानिस्तान ये ऊपर साइड इतने से उसको टच कर रहा है। ठीक है, ये हो गया अफगानिस्तान। ओके, उसके बाद ये हो गया नेपाल, यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, नेपाल हो गया, ये हो गया चाइना भाई, है ना, यहाँ पे ये हो गया भूटान, हो गया चाइना,
यहाँ हो गया भाई बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, ये हो गया म्यांमार, ये मिजोरम वगैरह एरिया को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये सब हो गए लैंड वाले हमारे कौन, नेबर्स, ठीक है। और ये हो गए हमारे सी वाले, ठीक है, ये हो गया श्रीलंका, और ये हो गए मालदीव्स, ठीक है, ओके, ठीक है। अब भाई क्या खत्म, बस चैप्टर खत्म हो गया हमारा। तो भाई एक डू यू नो फैक्ट है, बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कॉमा, ठीक है। तो 1947 के पहले भाई हमें भी पता है ब्रिटिश जो है राज करते थे, और पहले भाई राजा भी राज करते थे। तो जहां पे राजा लोग थे उनको हम कहते थे प्रिंसली स्टेट्स, और ब्रिटिशर्स ने जहां जहां ऑक्यूपाई कर लिया था उसको हम कहते थे प्रोविंसेस, दैट इज ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। इन्होंने जो है इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में जोड़ा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तब इन प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया था कि आप या तो खुद का देश बना लो, अलग हो जाओ, या फिर इंडिया में जुड़ जाओ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इनको इंटीग्रेट करो। तो इन्होंने हमारे इंडिया को इंटीग्रेट किया, बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया कि आज भी हमारा इंडिया जुड़ा हुआ है ना। तो भाई दो टाइप के हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो प्रोविंसेस जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे, और प्रिंसली स्टेट्स लोकल जो रूलर्स थे वो रूल करते थे, ठीक है। दिस वाज द चैप्टर, पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है ना। तो ये हो गया हमारा फुल वन शॉट में पूरा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो भाई इस चैप्टर में से बहुत इजी सा चैप्टर था, बहुत छोटा सा चैप्टर था, ये है ही बहुत छोटा सा चैप्टर, क्योंकि इसमें थोड़े छोटे फैक्ट्स हैं ना, पूरा फैक्चुअल चैप्टर है, ठीक है। तो फिर इस चैप्टर के आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो डू ज्वाइन दैट चैनल, ओके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको वन शॉट में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।